वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11 इको का ये 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर है भारतीय अर्थतंत्र, मतलब इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत कैसा था। प्राचीन भारत में राष्ट्रीय आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती थी। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मतलब कि भारतीय अर्थतंत्र कैसा था। ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो चलिए प्रस्तावना देखते हैं। भारत विश्व में सांस्कृतिक भव्यता वाला देश है। यह उसकी विशेष लाक्षणिकता है। देखिए, भारत की संस्कृति के कारण ही भारत क्या है, भारत की एक खास विशेषता है कि उसकी संस्कृति जो है वह विविधता वाली है। भारत विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है, जिसमें विविध जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के अनेक लोग एक साथ रहते हैं और इन सभी चीज़ों के दर्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। भारत का नाम महाभारत पुराण के आदि पर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर ही रखा गया। भारत देश कृषि उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में सक्षम होने के कारण एक धनी देश था। कब की बात है ये? पूर्व की, जिससे भारत देश को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सभी को पता। अब सोने की चिड़िया मतलब कि कोई सोने की चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक ऐसा देश था, अपना धनी देश था। किसकी वजह से? तो कृषि उद्योग और व्यापार के वजह से। भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर भारत पर कई आक्रमण हुए और धन संपत्ति लूटकर धीरे धीरे भारत की सत्ता भी हासिल कर ली। सभी को पता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ? आज़ादी मिली। तो सन 1526 से 1858 अर्थात 16वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का शासन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत देश पर चालू रहा। इसके अलावा भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए हुए फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ऐसे अनेक अंग्रेज जैसे विदेशी लोगों ने अंग्रेजों से 1757 से 1947 तक भारत में अपना आधिपत्य कायम किया, जिसमें 1757 से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का समयकाल और 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल का समयकाल के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत देश पर 18वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक अपना साम्राज्य आंशिक या पूर्ण रूप से चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। तो इस प्रकार से हमारा प्राचीन भारत क्या था? पहले सोने की चिड़िया था। बाद में कुछ राज्यों ने उस पर कुछ देश ने क्या किया? उस पर आक्रमण किया, उस पर हमला किया, उस पर अपना आधिपत्य जमाया और अंत में 1947 को क्या हुआ? आज़ाद हुआ। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत अर्थात कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के विषय, हिंदुस्तान में विश्व की दो महान प्राचीन संस्कृतियाँ सिंधु घाटी संस्कृति और आर्य संस्कृति का समन्वय था। यह देश विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों वाला देश में से एक था। ऐसा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त संस्कृति के अवशेषों से सिद्ध होता है। प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि विश्व के देश आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी थी, जिसके कारण विश्व में भारत प्राचीन काल से
कृषि की विविधता एवं आधुनिकता वाला देश था। भारत के किसान साहसी और कैसे थे, समृद्ध थे, और भारत के उद्योग भी किसी दृष्टि से कम नहीं थे। एक समय भारत के उद्योग का विश्व में डंका बजता था, मतलब कि भारत का जो व्यापार क्षेत्र था वो बहुत ही आगे था, जिसपे भारत सूती कपड़े के उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में आगे था। जबकि तीसरा पक्ष भारत का व्यापार विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। प्राचीन काल में विदेश जाने के लिए खूब असुविधा होने के बावजूद भी भारतीय व्यापारी जल मार्ग के द्वारा विश्व के देशों में भारत के काली मिर्च मसाले, तेज पत्ता, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, गर्म कपड़े आदि का विक्रय करते और खूब मुद्रा कमाते थे। इस प्रकार अंततः ऐसा कहा जाता है कि भारत कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में कैसा था, विकसित था, जो कि आर्थिक संपन्नता का प्रतीक था। अब भाई जिस देश का व्यापार कैसा हो, कृषि कैसी हो, कृषि, व्यापार और उद्योग ये तीनों ही कैसे हो, विकसित हो, तो उसकी आर्थिक कंडीशन कैसी होगी, मजबूत होगी। तो ठीक इसी प्रकार प्राचीन भारत की आर्थिक कंडीशन कैसी थी, संपन्नता वाली थी, मतलब कि मजबूत थी। हम देखते हैं अभी रोजगार का ढांचा कैसा था। तो देखिए, प्राचीन भारत कृषि प्रधान देश था। इसके बावजूद प्राचीन भारत कृषि के अलावा उद्योगों की दृष्टि से भी समृद्ध था। भारत की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर थी और देश मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थतंत्र पर आधारित था, मतलब गांव की जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर आधारित था। कृषि, भारत की कृषि खूब वैविध्यपूर्ण और समृद्ध थी, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र स्वावलंबी थे। ग्रामीण आबादी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे कि अनाज, सब्जी, फल, कपड़ा, जूता, पशुपालन और कृषिजन्य वस्तुओं का उत्पादन करता था, जिसके कारण उसका जीवन अत्यंत कैसा हो गया, सुखमय था। फिर देखते हैं हम लोग उद्योग के बारे में। तो इतिहासकार टी राय चौधरी के अनुसार 19वीं सदी से पूर्व भारत औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला अग्रसर देश था। कैसा देश था, औद्योगिक उत्पादन करने वाला अग्रसर, मतलब कि सबसे आगे था। भारत मुख्य रूप से सूती कपड़ा और मलमल के कपड़े का निर्यात करता था। इसके अलावा कच्चा रेशम, गर्म कपड़े, शॉल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ, नील का भी उत्पादन और निर्यात भारत के द्वारा ही किया जाता था। सेवा क्षेत्र देखेंगे, लगभग 600 ईस्वी सन पूर्व प्राचीन भारत में विविध चिन्ह वाले सिक्के बनाए जाते थे। विशेषकर इस समय में विविध व्यापारिक गतिविधियां और शहरी विकास हेतु सीमा चिन्ह रूप कामकाज किया गया। राजकीय एकता, सामर्थ्य और सैन्य सुरक्षा के कारण कृषि उत्पादकता एवं व्यापार में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, जैसे कि लोथल में पाई गई नगर व्यवस्था का सबूत। अब राष्ट्रीय आय देखेंगे। आर्थिक इतिहासकार अंगुस मैडिसन के मतानुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र था। मौर्य राजा के समय काल में भारतीय अर्थतंत्र में अनेक महत्वपूर्ण और विकास लक्ष्य निर्णय लिए गए, और ये एक ऐसा समय था जब संपूर्ण भारत किसी एक राजा के आधिपत्य में था। 16वीं सदी के मुगल शासन दौरान भारतीय अर्थतंत्र विश्व की कुल आय की 25% आय रखता था। 17वीं सदी के अंत तक मुगल शासन का विकास हुआ और दक्षिण एशिया का 90% शासन उनकी सत्ता के अधीन था, जिसके कारण एक समान कर एवं चुंगी लागू की गई। सन 1700 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय आय 10 करोड़ पाउंड हो गई, और उसके बाद विदेशी प्रजा का व्यापार के संदर्भ में भारत में आगमन हुआ। तो इस प्रकार से भारत में विदेशों का आगमन हुआ, किसके लिए, व्यापार के उद्देश्य से।
या व्यापार करने के लिए। इस प्रकार भारत के तमाम क्षेत्रों में स्वर्ण काल के लक्षण दिखाई देते थे, मतलब कि सभी क्षेत्रों में भारत कैसा था, आगे था। जैसे रोजगार के क्षेत्र में कहो, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर राष्ट्रीय आय की दृष्टि से देखें तो सभी क्षेत्रों में क्या था, आगे था। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थतंत्र। जब अंग्रेज जब भारत में आए तो भारतीय उद्योग, कृषि और व्यापार उन्नत अवस्था में थे। भारत का नाम विश्व विख्यात था, मतलब कि प्रसिद्ध था। भारत के सूती कपड़े, मलमल का कपड़ा, पीतल तांबा के बर्तन, गर्म कपड़े, मिर्च मसाले, तेजपत्ता, लोहे के औजार आदि विश्व के बाजारों में इनकी क्या थी, मांग थी। भारत का ग्रामीण क्षेत्र कैसा था, सुखी और संपन्न था। साथ ही साथ स्वावलंबी थे। कौन, भारतवासी, और भारत का व्यवसाय भी। गृह उद्योग एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का व्यवस्थित विकास हुआ था। भारत के व्यापार में निर्यात की प्रधानता थी, मतलब कि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक मात्रा में किया जाता था। वैसे तो यह भारत का एक स्वर्ण काल था, जिसके कारण विदेशी प्रजा का भारत के प्रति क्या हुआ, आकर्षण बढ़ा और पहली बार व्यापार के अर्थ में उनका भारत में आगमन हुआ। भारत में आई विदेशी प्रजा में फ्रांसीसी थे, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज थे। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ बाजार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन समय बीतने पर विदेशी प्रजाओं के बीच घर्षण बढ़ा और उसकी वजह से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने हेतु सेना का उपयोग होने लगा, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी सेना अधिक शिस्त और आग्रही होने से एवं उन्हें इंग्लैंड का राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने से धीरे धीरे उन्होंने भारत में सत्ता हासिल करने की तरफ प्रयास किया और इस प्रकार सन 1757 से लेकर 1947 तक भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन रहना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को कम प्रमाण में अच्छे परिणाम और अधिक प्रमाण में खराब परिणाम का सामना करना पड़ा, जो देखो इस प्रकार है। रेलवे, तो ब्रिटिश शासन दौरान भारत को प्राप्त रेलवे लाभदायक व्यवस्था बनी, मतलब कि उससे लाभ तो मिला, लेकिन भारत में परिवहन को तेज और मजबूत बनाने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 के दिन बोरी बंदर ठाणे का प्रथम कट द्वारा शुरुआत हुई, जो 1947 तक 53,000 किलोमीटर लंबाई वाला रेलमार्ग और 68 लाख यात्रियों को लाभ देने वाली निजी संस्था थी। सेकंड थी सड़क परिवहन। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1855 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की व्यवस्था हुई। भारत में सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन ने ली। 19वीं सदी के अंत तक कुल 2,78,420 किलोमीटर सड़कें थी, जो बढ़ाकर 1943 तक 4,47,105 किलोमीटर हो गई, जिसमें 32% पक्की सड़कें और 68% कच्ची सड़कें थी। फिर बैंक का विकास हुआ। सन 1770 में निजी क्षेत्र में बैंक की शुरुआत की गई। 1946 तक जिनकी संख्या बढ़कर 700 से भी अधिक हो गई। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना उल्लेखनीय रही। नेक्स्ट है सामाजिक ढांचा। ब्रिटिश शासनकाल दौरान अन्य उल्लेखनीय कार्यों में दूध पीती रिवाज का उन्मूलन करना, लुटेरों का नाश करना एवं सती प्रथा रिवाज को रोकने में भारतीयों द्वारा किया गया सहकार उल्लेखनीय माना जाता है। इसके बाद कृषि। ब्रिटिश शासनकाल दौरान भारतीय किसानों के पास से ऊंचे दर से जमीन महसूल, जमींदार प्रथा को प्रोत्साहन, जोत हक को सुरक्षा न प्रदान करना द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, जिससे भारतीय किसान गरीब होते गए और कुछ तो कृषक मजदूर बन गए। इसके अलावा कृषि का उपयोग
अपने स्वार्थ के लिए करना, जिसकी वजह से किसानों को खूब नुकसान हुआ। अंततः ब्रिटिश शासनकाल में कृषि एवं किसान कंगाल हो गए। इसके उपरांत ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़े के उद्योग में नील का उपयोग बढ़ गया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने नील के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हो ऐसे प्रयास किए। परंतु नील का उत्पादन करने वाले किसानों को बुवाई हेतु ऋण नहीं दिया जाता था, और यदि फसल नष्ट हो जाए तो ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण कृषक क्या बन जाते थे? कर्जदार बन जाते थे। इस प्रकार किसानों की कंडीशन दिन पर दिन दयनीय होती गई। फिर है महसूल की दर। तो किस प्रकार से महसूल की दर इन्होंने वसूल की वो देखते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने विविध राजाओं के पास से महसूल वसूल करने की सत्ता प्राप्त कर ली और भारत में जमीन मालिकों के पास से ऊंची दर से महसूल वसूल करने लगे। लाइसेंस प्राप्त कर लिया, जो मतलब उन्होंने क्या किया, महसूल वसूल करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया जो जमींदारों के पास था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों की कृषि की आय का अपना हिस्सा जितना ऊंची दर से महसूल वसूल करने की नीति अपनाई गई। इसके उपरांत महसूल वसूल करने में ब्रिटिश सरकार जुल्मी थी। वह कृषकों को दंडित करती, संपत्ति जब्त कर लेती या फिर जुताई के लिए दी गई जमीन को वापस ले लेती। इस प्रकार से ऐसी मनस्वी निर्णयों के कारण भारतीय कृषि को अत्यधिक नुकसान हुआ। अब हम देखते हैं कर की ऊंची दरें। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन दौरान कर की आय के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी की गणना के अनुसार 1876 में ऊंची आय वाले ब्रिटेन में कर द्वारा राष्ट्रीय आय का 8% जितना हिस्सा दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश सरकार भारत में नीचे आय वालों के पास से 15% जितनी आय 15% जितना राष्ट्रीय आय का हिस्सा कर के रूप में वसूल करती थी। उदाहरण स्वरूप नमक पर लगाया गया कर। भारत में नमक समुद्री किनारे रण प्रदेश में आसानी से प्राप्त होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से जहाज़ों के द्वारा नमक भारत लाती थी और भारत में बेचती थी, जबकि भारत में प्राप्त होने वाले नमक पर ऊंची दर से कर लिया जाता था, जिससे ब्रिटिश शासन को कर द्वारा आय प्राप्त होती और दूसरी तरफ भारतीय नमक महंगा होने से उसका विक्रय कम होता था, तो ब्रिटेन को उसका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए गांधी जी ने दांडी कूच करके सविनय नमक का क्या किया था? सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट, चुंगी की विविध दरें। आयात और निर्यात होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर कर लिया जाता था, उसे चुंगी या जकात कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के पास से 1716 में मंजूरी प्राप्त कर के पूरे प्रदेश में चुंगी में माफ़ी प्राप्त कर ली। इसके विपरीत भारतीय व्यापारियों को विविध प्रदेशों में चुंगी भरनी पड़ती थी। मतलब वो लोग जब अपना माल यहाँ पर लाकर बेचे तो उन्हें चुंगी नहीं भरनी पड़ती थी, जबकि यहाँ से अगर कोई माल दूसरे देश में जाएगा तो उन्हें चुंगी भरनी पड़ती थी। अब है औद्योगिक नीति। ब्रिटेन ने सन 1750 से 1830 तक की समय अवधि में औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने भारत में सत्ता स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी, जबकि सन 1858 तक देश का अधिकांश भाग अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आ गया था, जिसके कारण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटेन की उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने की नीति अपनाई गई, जिससे भारतीय उद्योग साहसिक निरुत्साही बने और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय वो क्या हो गए? पीछे हट गए, जिसके कारण भारतीय उद्योग नष्ट हो गए और उसकी वजह से श्रमिकों की बेकारी भी
बढ़ गई और खेती फिर जब पीछे हट गए श्रमिक तो फिर वह खेती की तरफ मुड़े और खेती पर श्रमिकों का बोझ बढ़ गया। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण। ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की व्यूह रचना अपनाई जिससे सिर्फ ब्रिटिश अर्थतंत्र को लाभ हो। उन्होंने ऐसा विशेष व्यापार नीति अपनाई जिसके द्वारा भारतीय साधनों का अधिकतम उपयोग करके ब्रिटेन के उद्योगों का विकास हो। इसके उपरांत उनकी कृषि नीति और औद्योगिक नीति भी ब्रिटेन के विकास हेतु प्रोत्साहक रूप थे, जिसमें भारत के कारण ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल प्राप्त होता था। इस उद्देश्य से भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किया गया, जिससे ब्रिटिश अर्थतंत्र में अनुकूल वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती रहें। नेक्स्ट है हस्तकला कारीगरों का शोषण। विविध हस्तकला वस्तुओं का विक्रय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार प्राप्त करने की इच्छा रखती थी, जिससे उसे आंतरिक व्यापार में एकाधिकार का लाभ लेकर हस्तकला के कारीगरों के पास से बाजार कीमत की तुलना में 15 से 40% कम कीमत पर वस्तुएं खरीदती थी। अगर कारीगर अपनी वस्तुओं को नीची कीमत पर देने से आनाकानी करते तो उन पर अंग्रेज़ों द्वारा शारीरिक जुल्म किया जाता था, जैसे कि उनसे काम करवा लेना, उसके बाद उनके हाथ या पैर के किसी भी अंग को, शरीर के किसी अंग को काट देना। इस प्रकार से उनके द्वारा जुल्म किया जाता था। नेक्स्ट है पूंजी निवेश का प्रवाह। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत एवं ब्रिटेन की जिस पूंजी का निवेश किया गया उसकी दिशा ब्रिटेन तरफी एवं भारत विरोधी रखी गई, अर्थात इस पूंजी निवेश से भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य कायम रहे और ब्रिटिश अर्थतंत्र को उसका पूरा लाभ प्राप्त हो, ऐसा प्रयोजन किया गया। उदाहरण स्वरूप सड़क और रेलवे पर बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया। इस पूंजी निवेश के पीछे मुख्य मकसद ब्रिटेन से कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देना, भारत में तैयार वस्तु की निर्यात को एवं लश्करी आवागमन को अनुकूल रहें, इस प्रकार से सड़कें एवं रेल मार्ग तैयार करना था। तदुपरांत रेलवे के लिए अच्छे विशेषज्ञ और अधिकारियों को ब्रिटेन से ऊंची दर पर भारत लाया गया। ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के पीछे किया गया पूंजी निवेश का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लर्क प्राप्त होते रहे, इसको ध्यान में रखकर उसी प्रकार की शिक्षा देने के लिए पूंजी निवेश किया गया और इस तमाम पूंजी निवेश खर्च की ऊंची ब्याज की दर पर इंग्लैंड से पूंजी लाकर और उसका समग्र बोझ भारत पर लाद दिया गया। मतलब पूंजी कहाँ से लाई गई? इंग्लैंड से, और उसका बोझ किस पर लाद दिया गया? भारत पर। अब यह पूंजी निवेश क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लर्क प्राप्त हो आदि उनकी फैसिलिटी बढ़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया? खर्च किया और इसका बोझ किस पर लाद दिया? भारतीयों पर लाद दिया। नेक्स्ट है विनिमय होम चार्ज का बोझ। भारत को ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन का चार्ज भी चुकाना पड़ता था, जिसे होम चार्ज के रूप में जाना जाता था। भारत को ब्रिटिश लोगों को ऐसे कई प्रकार के भुगतान करने पड़ते थे, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन तथा पेंशन भत्ता, सेना का खर्च, कर्ज पर ब्याज का भुगतान आदि का समावेश होता था, जिसके आधार पर बनाया गया बजट ब्रिटेन में प्रस्तुत हुआ। सन 1924 से लेकर 25 के वर्ष में 300 लाख पाउंड जैसी भारी रकम चुकानी पड़ी थी, जो कि सन 1945 में बढ़कर कितनी कर दी? 1350 लाख पाउंड हो गई। ऐसे विशेष भुगतानों की वजह से ही भारत गरीब और भारत के कारण इंग्लैंड धनी बनता
गया। मतलब ऐसे कई प्रकार के बोझ उन्होंने क्या किए, भारत पर लाद दिए। अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए, तब भारत में कृषि उद्योग और व्यापार कंगाली की स्थिति पर पहुंच गया था, मतलब बेकार हो गया था। लगभग 150 वर्ष की समय अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय घटने लगी थी और भारतीय अर्थतंत्र, जो कि इंग्लैंड की तुलना में समृद्ध था, वह ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण इंग्लैंड की तुलना में क्या हो गया, गरीब हो गया। इस प्रकार भारत की स्थिति बदल गई, किसकी वजह से, विदेशियों के आगमन की वजह से। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र।